भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसी बारीक बातें मुझे आज तक किसी ने समझाई नहीं ना, इसलिए ये परख नहीं पाता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ध्रुव, अभी हम भी गांव-गांव जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। चल। राम जी, आप भी कुछ देर के लिए घर हो आइए, मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन गुरुजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ना यहाँ पर। ठीक है गुरुजी। भीमा भाई, थोड़ा सा पानी पिला दो। जी अभी लाई। लीजिए। जी पानी। पानी। कब आग लगी पता ही नहीं चला। थक गए हैं ना बहुत। बच्चे भी तो नहीं सोए होंगे। बस ये बात जल्द से जल्द सुलझ जाए और भीम की पढ़ाई शुरू हो जाए। भीमा भाई, अब आसपास के गांव वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं। एक बार हमारे जात के बच्चे पढ़ने आए, फिर अंबेडकर गुरुजी कह रहे थे मैं ऊपर तक बात करूंगा। सच? और फिर दाखला भी हो जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन आप अभी घर आ गए हो ना, तो बस आराम कीजिए, वहां की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हम भी गांव-गांव जाकर अपनी बिरादरी के लोगों से बात करेंगे। अगर उनकी जात के लोग हर जगह हैं, तो हमारी जात के लोग भी हर जगह हैं। अब लड़ाई जब सतारा में फैल ही चुकी है, तो लड़ाई तगड़ी होनी चाहिए। वो भीमराव पिद्दी क्या कहता था? लड़ाई जितनी कठिन होगी उतनी याद की जाएगी। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हम भी गांव-गांव जाकर अपने जाति के लोगों से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम जाएंगे और बात करेंगे। लेकिन सुनो कि क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। सबसे पहले उन लोगों के मन में डर बिठाना होगा कि कल तक जिन लोगों के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, आज वो हमारे बराबर में बैठकर पोथी पढ़ने पर आमादा है। वो सब एक हो गए हैं और हमारे खिलाफ योजना बना रहे हैं लड़ाई करने की। दीदी, सुना है कि भीमराव की जीत हो रही है और शिक्षा के दुश्मन की हार। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है माधवी कि भीमराव के खिलाफ बड़ी जाति के लोग एक हो गए हैं और इस बार की लड़ाई ने जात पात वाला रंग ले लिया है। सेठ जी ने अच्छी तरकीब लगाई है। अपनी जात के आदमियों को तो इकट्ठा कर ही रहे, लेकिन भीमराव के पीछे भी 2 आदमी लगा दिए। और वो इसी फिराक में रहेंगे कि भीमराव जहाँ अकेला मिला उसे मार के वहीं फेंक देंगे। जातिगत लड़ाई में किसने किसको मारा क्या पता चलना है? सही कह रहे हो काका। मैंने सुना कि भीमराव ने सबके नाक में दम करके रखा है। वो खत्म हो जाना तो ठीक है। वैसे आपको पता है किस तरफ गया भीमराव? तो गांव के दक्षिण दिशा में जो तालाब है, तो तालाब की तरफ जो रास्ता जाता है उधर ही गया है।
काका माधवी, ऐसे तुम नहीं जा सकती हो। कैसी बात कर रही हो दीदी? मेरा भाई खतरे में और मैं नहीं जाऊंगी। समझो माधवी, हमारी जाति के किसी ने देख लिया तो एक दूसरा बवाल खड़ा हो जाएगा। जो होगा सो होगा। अभी ज्यादा जरूरी है अपने भाई की रक्षा करना। तुम्हें मालूम है मेरी विदाई पर भी इसका असर पड़ेगा। अब जो भी करना है सोच समझ के करना। शुक्र है तुम दोनों का, लेकिन तुम दोनों को कैसे पता कि वो दोनों मेरे पीछे थे? मैं और दीदी गली में थे। सेठ जी ने अच्छी तरकीब लगाई है। भीमराव के पीछे भी 2 आदमी लगा दिए। वो इसी फिराक में रहेंगे कि भीमराव जहां अकेला मिला उसे मार के वहीं फेंक देंगे। ये दीदी का दिमाग था। दीदी ने ही कहा ऐसे कोई हमें देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने छुप कर ये सब किया। सुनो भीमराव, ऐसा अकेले मत जाओ, कभी भी कोई भी तुम पे हमला कर सकता है। ये तो शायद छोटी बात थी, आगे चल के मुझे और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कर तो सकता है, लेकिन जिनके पास ऐसी 2 बहादुर बहनें हो उसको डरने की क्या जरूरत। अब आप दोनों घर जाइए, मैं जाता हूँ। भीमराव किसी की सुनता थोड़ी है, उसे जाने दीजिए। हम दोनों चलकर उसकी जाति के लोगों से कह देते कि उसे खतरा है। जितने लोगों से हम संपर्क करना चाहते थे हमने संपर्क किया। अब देखना ये है कि कितने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। राम जी, मुझे लगता है इतने बच्चे तो आ ही जाएंगे जितने के लिए हम कह सकें कि उन्हें पढ़ने की इजाजत दी जाए। नमस्कार, हम अलग अलग गांव से आए हैं किसी भीमराव की पढ़ाई में सहायता करने के लिए। इसने हमें बताया है और हमारे आई बाबा ने यहाँ भेजा है। मैं ही भीमराव हूँ और मुझे ही आप सबके साथ की जरूरत है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेरी मदद के लिए मेरा साथ नहीं देना है, बल्कि पढ़ना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि शिक्षा से ही जाके समाज की उन्नति होती है।
और उन्नत समाज ही उन्नत देश बनाता है। और जब हम सभी पढ़ेंगे तभी इस समाज और इस देश की मदद होगी। हाँ हम पढ़ेंगे, हाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गया। मैं सुबह सुबह अंग्रेजी ऑफिसर से मिलता हूँ, रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ भीम, अब तो तुम्हारी जीत निश्चित है। नहीं ध्रुव, सिर्फ मेरी ही जीत नहीं है, सबकी जीत है और सच्चाई की जीत है। सेठ जी, वो भीमराव के साथ में पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी हो गए और वो अम्बेडकर गुरुजी वो कल सुबह अंग्रेज अफसर से मिलने की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? सवेरा होने दे पगले, पासा पलट जाएगा। आओ आओ, बोलो बोलो। सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। आसपास के 21 गांवों के ऊंची जाति के लोगों ने ये फैसला किया है कि छोटी जाति के लोगों को कोई भी काम नहीं देगा और जो देगा उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक से सुनाई दिया तुम सबको या फिर से बुलवाऊं? अरे अगर हमें काम से हटा दिया जाएगा तो हम खाएंगे कहाँ से? हम तो भूखे मर जाएंगे। समझा कर, खाना खिलाकर, डरा कर समझाया था हमने, लेकिन तुम लोग समझे ही नहीं। फिर हम क्या करते? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे परेशान क्यों होते हो भाई? तुम्हारे बच्चे विद्यालय जाएंगे, पढ़ लिख के बैरिस्टर बनेंगे, और जब बैरिस्टर बनेंगे तो कमाएंगे भी ना, तब खाना खा लेना। और हाँ, मैंने सुना है अंबेडकर गुरुजी अंग्रेजी अफसर को बुलाने के लिए गए। अच्छी बात है। और अब जब अंग्रेजी अफसर यहाँ आएगा तो तुम सब उनसे कहना, साहेब हम इस विद्यालय के बाहर भूखे मर जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। हाँ, यही कहने आए थे हम। दरअसल बात अब पढ़ाई और भूख से ऊपर हो गई है। ये हमारे आत्मसम्मान की और जाति के पहचान की बात है। हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें कोई काम दे या ना दे। अगर हमें कोई काम नहीं देगा तो हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तब तक हम नहीं जाने, हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। लो भीमराव, तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए मंच तैयार हो गया है। अब अंग्रेज अफसर आएगा और फिर तुम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए भी जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम इन्हें काम नहीं देंगे। तुम्हारी पढ़ाई की कीमत ये सब चुकाएंगे। आज भीमराव तुम जीत भी जाओ, लेकिन तुम्हारे समाज के ये लोग जरूर हारेंगे। और मैं अच्छे से जानता हूं कि भीमराव को हार स्वीकार नहीं है, चाहे जो हो जाए। आज पहली बार तुम जीतो या हारो, मैं जीता हुआ ही रहूंगा। आइए ऑफिसर साहब, ये देखिए, इस विद्यालय में छोटी जात के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस इलाके की व्यवस्था आपके अधीनस्थ है। बताइए, बच्चे क्या करें, कैसे पढ़ें? देखिए साहब,
हम बस इतना चाहते हैं कि ये छोटी जात वाले बच्चे हमारे बच्चों के साथ ना पढ़े। इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है और फिर तो ऊंच नीच का फर्क ही नहीं रहा। और सदियों से जो काम के आधार पर जातियों को बांटा गया है वो समाप्त हो जाएगा और उसके परिणाम ये होंगे कि पूरा समाज बिखर जाएगा और आपस में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। हाँ। और हमारे सामाजिक तानों बानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। जवाब दो भीमराव, बोलो राम जी सकपा। देखिए कप्तान साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे से आपसी दुश्मनी के लिए मेरे बेटे को स्कूल से निकलवाया और जब हम सब ने मिलकर इनका विरोध किया तो सेठ जी ने गांव वालों के साथ इस लड़ाई को जातिगत रंग लगा दिया और कुछ नहीं, मेरे बेटे को ना पढ़ने देने का यह षड्यंत्र है। अब आप ही बताइए, पढ़ाई करने से समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी या समाज का विकास होगा? साहब, ये हमारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसे विकास का नाम दे रहा है। ये एक जातिवाद लड़ाई है साहब, और ये लड़ाई इसलिए हो रही है ताकि ये हमारी जगह पर बैठ सके। ये सब इनकी साजिश है। आप शांत रहिए, हम सुन रहे हैं। कप्तान साहब, इन्होंने घूम घूम कर सबको कहा कि कोई भी अपने बच्चों को भीम के साथ अगर पढ़ने के लिए भेज देगा तो उसका सूद और मूल दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। फिर भी किसी तरह कुछ लोगों ने इनका कर्जा चुका दिया और अपने बच्चों को यहां पढ़ने भेज दिया। उनके बच्चे पढ़ने के लिए आए भी, लेकिन अब इन्होंने सबके काम पर प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग इनके खेतों में, इनके घरों में जाके रोजी रोटी कमा लेते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं सकते? क्या हमारी उद्धार की बात करना सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना है? देखिए साहब, नियम और कानून अपनी जगह और हमारी सामाजिक मान्यताएं अपनी जगह। हमारे बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ने नहीं जाएंगे, और अगर गए तो हम इन्हें काम नहीं देंगे। पढ़ने की बात पर आप हक और कानून का भाषण दे सकते हैं, लेकिन किसे नौकरी देनी है किसे नहीं देनी, ये फैसला तो हमारा होगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही। हाँ। ऑफिसर, इस तरह की शर्त लगाकर माहौल को खराब किया जा रहा है। ऐसी शर्त का मतलब है पढ़ाई करो या भूखे मरो। गुरुजी, काम देना या ना देना इनकी मर्जी है, हम इनकी मर्जी बदल नहीं सकते। अपने घर, अपने खेत, इंसान की अपनी ही मर्जी चलती है ना। मर्जी तो चलती, और आप लोग भी इनकी मर्जी से ये चलते हैं। जैसे अब आपकी फौज में हमारे जात के लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्यों बता सकते हैं आप? क्योंकि इनके राजाओं के पास इनके लिए नौकरी नहीं बची, तो फिर अंग्रेजी फौज में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर इन्होंने एक शर्त रख दी कि हम इन लोगों के हाथ का पानी नहीं पी सकते, तो इनके साथ कदम ताल कैसे मिला सकते? आप भी खुश हो गए, अंग्रेजी फौज में बड़े लोग आ गए, तो छोटे लोगों की क्या जरूरत है? लेकिन कप्तान साहब, आप एक बात भूल गए। अंग्रेजी फौज की शुरुआत में यहां पैर जमाने के लिए हम जैसे लोगों ने ही जान की बाजी लगा दी थी। अब हमारे बच्चे पढ़ने आए तो आप इन लोगों को अहमियत दे रहे हैं, जब इनका समाज में दबदबा है। आप ये नहीं देखते कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी वजह से शिक्षा से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, सम्मान से वंचित है, अपने हक से वंचित है, और आप इनका साथ दे रहे हैं। चुप! ज्ञान मत दीजिए हमें। आपकी बातों से हमारी ही सरकार के खिलाफ बगावत की बू आ रही है।
जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए, हमें और काम के लिए भी जाना है, अंडरस्टैंड? तो ठीक है भाइयों, फैसला हो गया, भीमराव और हमारे बच्चे पढ़ेंगे। फिर चाहे हमें कोई काम दे या ना दे। अब चाहे हम भूखे ही मर जाएं, लेकिन अब बच्चे तो पढ़ेंगे सेठ जी।